बहुत पुराने समय की बात है, जब एक शांत और साधारण से गांव में धारिणी नाम की एक बूढ़ी औरत अपने पोते वीरन और उसकी पत्नी माया के साथ रहती थी। उम्र ने धारिणी के शरीर को थका दिया था, लेकिन उसकी आंखों में आज भी जिंदगी का अनुभव और अपनों के लिए डर साफ दिखाई देता था। उसने अपना पूरा जीवन खेतों में मेहनत करते, रिश्तों को संभालते और परिवार के लिए त्याग करते हुए गुजार दिया था। अब बुढ़ापे में वही परिवार उसका आखिरी सहारा था। एक दिन दोपहर के समय वीरन और माया खेत में फसल का हिसाब लगा रहे थे। तभी गांव का सबसे चालाक आदमी कालनेम वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में चालाकी साफ झलक रही थी। वीरन, तू रोज इसी खेत में पसीना बहाता रहता है। क्या तुझे नहीं लगता कि तेरी जिंदगी इससे कहीं ज्यादा की हकदार है? तेरी उम्र के लड़के अब शहरों में नाम कमा रहे हैं। कालनेम जी, यही खेत हमारे पुरखों की निशानी है, इसी से घर चलता है। इससे ज्यादा मैं क्या चाहूँ। घर चलाना और किस्मत बदलना एक जैसी बातें नहीं होती। जो बड़ा सोचने की हिम्मत करता है, वह सारी उम्र बस मेहनत ही करता रह जाता है। कालनेम की बातें वीरन के मन में उतरने लगी। वहीं पास खड़ी धारिणी सब कुछ सुन रही थी। उसका मन बेचैन हो उठा, क्योंकि उसे कालनेम की बातों में सच्चाई नहीं बल्कि खतरे की आहट महसूस हो रही थी। वीरन, कुछ लोग सपने दिखाकर दूसरों की जमीन खिसका लेते हैं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती बेटा। दादी, डर और समझदारी में फर्क होता है। नई पीढ़ी को अपने फैसले खुद लेने चाहिए। यह कहकर कालनेम वहां से चला गया। उसके जाते ही खेत में एक अजीब सी खामोशी छा गई। धारिणी की आंखों में चिंता थी और वीरन की आंखों में एक ऐसा सपना जन्म ले चुका था जिसका अंजाम वह अभी समझ नहीं पा रहा था। कालनेम के जाने के बाद खेत में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में अब पहले जैसी शांति नहीं थी। धारिणी चुपचाप खड़ी वीरन को देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि कालनेम के शब्द वीरन के मन में अपनी जगह बना चुके हैं। वीरन बाहर से भले ही शांत दिख रहा था, लेकिन उसके भीतर कई सवाल उठने लगे थे। वह बार बार सोच रहा था कि क्या सच में वह अपनी पूरी जिंदगी इसी खेत और इसी गांव तक सीमित रखेगा, या फिर उसे भी कुछ बड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। वीरन, मैंने तुझे बचपन से पाला है। तेरे चेहरे के बदलते भाव मुझसे छुपे नहीं रहते। जो आदमी आज तुझे बड़े सपने दिखा रहा है, वही कल तुझसे सबसे बड़ी कीमत भी मांग सकता है। दादी, आप हर किसी पर शक करने लगती हो। कालनेम जी ऐसे नहीं हैं जैसा आप सोच रही हो। गांव में बड़े बड़े लोग उनके पास आते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। धारिणी का दिल यह सुनकर और भारी हो गया। उसे अपने बीते हुए दिन याद आ गए, जब उसने भी किसी पर भरोसा किया था और उस भरोसे की कीमत पूरी जिंदगी चुकाई थी। बेटा, मैंने भी कभी मीठी बातों पर भरोसा किया था। उसी भरोसे ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया। मैं नहीं चाहती कि वही गलती तू दोहराए। आप हमेशा पुरानी बातें लेकर बैठ जाती हो। दुनिया बदल चुकी है दादी। अगर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं तो इसमें गलत क्या है? वीरन की बातों से धारिणी का दिल टूट गया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि अनुभव की आवाज अब वीरन तक पहुंचने से पहले ही उसकी इच्छाओं में दब जा रही है। तभी माया वहां आ पहुंची। उसने वीरन की बातों में हामी भरते हुए धारिणी की ओर देखा। दादी, वीरन कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं। हर कोई अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता है। अगर हम हमेशा डरते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? माया की बात सुनकर धारिणी को यह एहसास हो गया कि अब सिर्फ वीरन ही नहीं, बल्कि उसकी बहू भी उसी रास्ते की ओर बढ़ रही है जो उसे विनाश की ओर ले जाता दिखाई दे रहा था। अगर तुम दोनों यही समझते हो कि मैं डर की वजह से बोल रही हूँ तो ठीक है, लेकिन याद रखना, कुछ फैसलों की कीमत बहुत भारी होती है। इतना कहकर धारिणी वहाँ से धीरे धीरे घर की ओर बढ़ गई। वीरन और माया उसे जाते हुए देखते रह गए। खेत में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी में अब आने वाले तूफान की आहट साफ सुनाई देने लगी थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा।
लेकिन वीरन के मन में उठे सवाल शांत होने के बजाय और गहरे होते चले गए। दिन में वह खेत में काम करता, घर की जिम्मेदारियां निभाता, लेकिन रात होते ही उसकी आंखों से नींद गायब हो जाती। वह अक्सर खामोशी में बैठकर सोचता कि क्या सच में उसकी जिंदगी बस इतनी ही है या फिर कालनेम की बातों में कोई सच्चाई छुपी हुई है। धारिणी यह सब महसूस कर रही थी। वह देख रही थी कि वीरन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और मन में जल्दबाजी साफ दिखाई देने लगी थी। एक शाम वीरन और माया घर के बाहर बैठे आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। दोनों के चेहरों पर ऐसा भाव था जैसे वे किसी बड़े फैसले के करीब पहुंच चुके हों। तभी धारिणी ने उनकी बातचीत सुन ली। तुम दोनों इस तरह चुपचाप क्या बात कर रहे हो? क्या ऐसा कुछ है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है दादी, हम बस फसल बेचने की बात कर रहे थे। इस बार सोचा है कि गांव में नहीं बल्कि बाहर की मंडी में बेचेंगे। धारिणी को वीरन की बातों में सच्चाई कम और बहाना ज्यादा महसूस हुआ। उसका मन और भी बेचैन हो उठा। लेकिन अब तक तो तुम हमेशा गांव में ही फसल बेचते आए हो। अचानक बाहर जाने का विचार क्यों आया है? दादी, हर बार एक ही तरीका सही नहीं होता। बाहर अच्छी कीमत मिल सकती है, हम 2-3 दिन में लौट आएंगे। आप बेवजह चिंता मत कीजिए। माया भी वहीं खड़ी वीरन की बातों में हामी भर रही थी। उसके चेहरे पर भरोसा था, लेकिन उस भरोसे के पीछे जल्द अमीर बनने की चाह साफ झलक रही थी। दादी, आप हर बात में डर देखती हो। हम कोई बच्चे नहीं हैं, हमें भी अपने फैसले खुद लेने दीजिए। धारिणी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। वह समझ चुकी थी कि अब उसकी बातें वीरन और माया के फैसलों को रोक नहीं पाएंगी। अगर जाना ही है तो भगवान का नाम लेकर जाना। बस इतना याद रखना, भरोसा सोच समझ कर किया जाता है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वीरन और माया घर से निकल पड़े। धारिणी दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही। उसके मन में अनगिनत आशंकाएं जन्म ले रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह विदाई सिर्फ कुछ दिनों की नहीं बल्कि किसी बड़े तूफान की शुरुआत हो। वीरन और माया के जाने के बाद घर जैसे अचानक सूना हो गया। धारिणी हर सुबह दरवाजे पर आकर बाहर झांकती, हर आहट पर चौंक जाती, लेकिन सामने वही खाली रास्ता होता। पहला दिन बीत गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन न तो वीरन लौटा और न ही माया की कोई खबर आई। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, धारिणी का मन बेचैनी से भरता चला गया। गांव में लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन धारिणी के लिए हर पल भारी होता जा रहा था। रात में उसे नींद नहीं आती थी और दिन में मन किसी अनहोनी की आशंका से भरा रहता था। एक दिन हिम्मत करके धारिणी गांव के मुखिया के पास पहुंची। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। मुखिया जी, मेरा पोता वीरन और उसकी पत्नी माया बाहर की मंडी में फसल बेचने गए थे। अब कई दिन हो गए हैं, लेकिन वे लौटे नहीं। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। धारिणी, हमारे गांव के और लोग भी उसी मंडी में गए थे। वे सब तो वापस आ चुके हैं। वीरन और माया को भी अब तक वापस आ जाना चाहिए था। इतना सुनते ही धारिणी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मन में डर और गहरा हो गया। तभी वहाँ एक और किसान आ पहुँचा, जिसने माहौल को और भी गंभीर कर दिया। अब मुखिया जी, मैं भी कुछ दिन बाहर रहा था, लेकिन मैंने वीरन और माया को कहीं नहीं देखा। वे शायद मंडी तक पहुँचे ही नहीं। यह सुनकर धारिणी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर उसके अपने कहाँ चले गए? हे भगवान, अगर वे कहीं फंस गए हैं तो मेरी सारी उम्र ले लो, बस उन्हें सही सलामत लौटा दो। मुखिया ने उसे ढांढस देने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द भी अब कमजोर पड़ रहे थे। धारिणी भारी मन से वहाँ से लौट आई। रास्ते भर उसे कालनेम की बातें याद आती रही और हर याद के साथ उसका डर और बढ़ता चला गया। घर पहुंचकर वह देर तक खाली आंगन में बैठी रही। हर कोना वीरन और माया की याद दिला रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका जीवन अब किसी अनजान मोड़ पर आ खड़ा हुआ है।
जहां आगे सिर्फ अंधेरा और अनिश्चितता दिखाई दे रही थी। धारिणी के लिए अब हर दिन पहले से ज्यादा भारी होता जा रहा था। घर की दीवारें जैसे उससे सवाल कर रही थी और आंगन की खामोशी उसके दिल पर बोझ बनकर गिरती थी। कई दिन बीत चुके थे, लेकिन वीरन और माया का कोई पता नहीं था। अब गांव में भी लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे थे और हर फुसफुसाहट धारिणी के दिल को चीर देती थी। एक सुबह वह खेत की ओर निकल पड़ी, वही खेत जिसे उसके पति ने अपने खून पसीने से सींचा था। धारिणी को लगा शायद वहीं जाकर उसे कुछ सुकून मिल जाए, लेकिन किस्मत ने उसके लिए वहाँ भी एक और घाव तैयार कर रखा था। अरे उड़िया, यहाँ क्या कर रही है? ये खेत अब तेरा नहीं है, चुपचाप यहाँ से चली आ। कालनेम, तू ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? यह खेत मेरे पति की निशानी है, इसमें आने का हक तुझे कैसे मिला? कालनेम के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। उसने जेब से एक कागज निकाला और धारिणी की ओर बढ़ा दिया। तेरा पोता वीरन इस खेत को मेरे नाम कर गया है। बाहर जाने का बहाना था, असल में उसने सौदा पहले ही कर लिया था। धारिणी के हाथ कांपने लगे। उसने कागज को देखा, उस पर वीरन के हस्ताक्षर थे। उस पल जैसे उसकी सांसें रुक गई। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मेरा पोता मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तभी वहाँ गांव का मुखिया पहुँचा। उसने कागज को ध्यान से देखा और चुपचाप सिर झुका लिया। धारिणी, कागज सही लग रहा है, इसमें वीरन के हस्ताक्षर हैं। यह सुनते ही धारिणी जैसे अंदर से टूट गई। उसका सब कुछ उसी पल उससे छिन गया, जमीन भी, भरोसा भी और जीवन का सहारा भी। धारिणी बिना कुछ बोले वहाँ से लौट आई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। आज उसने सिर्फ जमीन नहीं खोई थी, बल्कि अपने ही खून पर किया भरोसा भी खो दिया था। खेत से लौटने के बाद धारिणी का शरीर जैसे अपना बोझ खुद नहीं उठा पा रहा था। वह घर पहुंची और आंगन में बैठ गई। चारों तरफ वही दीवारें थीं, वही छत, वही जगह, लेकिन अब सब कुछ पराया लग रहा था। जहाँ कभी वीरन की आवाज गूंजती थी, वहाँ अब सिर्फ सन्नाटा था। उस सन्नाटे में उसके मन के सवाल और भी जोर से गूंजने लगे। रात गहराती चली गई, लेकिन धारिणी की आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार उस कागज के बारे में सोचती रही जिस पर वीरन के हस्ताक्षर थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे इतनी बड़ी भूल कहाँ हो गई कि उसी का पोता उसके बुढ़ापे का सहारा छीन ले गया। मैंने तुझे पालने में झुलाया, तेरे लिए हर दुख सहा, फिर भी तू मुझे इस हाल में छोड़ गया। अगर अपनों का भरोसा ही टूट गए तो इंसान किसके सहारे जिए? रात भर वह खुद से बातें करती रही, कभी रोती, कभी चुप हो जाती। हर याद उसके दिल को और गहरा जख्म दे रही थी। सुबह जब सूरज निकला तो उसके साथ ही धारिणी के मन में एक भयानक थकान भी उतर आई थी। घर में अब न तो खाने की इच्छा बची थी, न ही किसी से बात करने का मन। वह उठी, लाठी उठाई और बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल पड़ी। उसके कदम अनजाने में गांव की सीमा से बाहर जंगल की ओर बढ़ने लगे। इस जिंदगी में अपनों की जगह नहीं बची, उस जिंदगी को ढोने का अब क्या मतलब रह गया है? जंगल का रास्ता शांत था, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब सा डर छिपा हुआ था। धारिणी धीरे धीरे चलती रही, जैसे किसी फैसले पर पहुंच चुकी हो। थोड़ी दूर जाने के बाद उसके सामने एक पुराना तालाब आ गया। पानी स्थिर था, लेकिन उसकी गहराई जैसे धारिणी के मन की पीड़ा को बुला रही थी। वह तालाब के किनारे खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और हाथ कांप रहे थे। वह एक कदम आगे बढ़ी ही थी कि अचानक, रुक जाओ, ऐसा कदम मत उठाओ। धारिणी चौंक गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? कौन बोल रहा है? तालाब के पास खड़ी एक गाय उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे वह धारिणी के दुख को समझ रही हो। डर मत दादी, दुख चाहे जितना बड़ा हो, उसे खत्म करने के लिए अपनी जान देना रास्ता नहीं होता। धारिणी हैरानी से उस गाय को देखती रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सच है या उसके टूटे मन का कोई भ्रम।
लेकिन उस आवाज में ऐसा अपनापन था कि उसके कदम अपने आप पीछे हट गए। तालाब के किनारे खड़ी धारिणी अब पहले जैसी नहीं रही थी। गाय की आवाज सुनकर उसके भीतर उठता तूफान जैसे कुछ पल के लिए थम गया। वह धीरे धीरे पीछे हटकर एक पत्थर पर बैठ गई। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन दिल की धड़कन थोड़ी शांत हो चुकी थी। जंगल की खामोशी में उस गाय की मौजूदगी किसी सहारे जैसी लग रही थी। दादी, दुख जब हद से बढ़ जाता है तो मन रास्ता भूल जाता है, लेकिन रास्ता खत्म नहीं होता। तुम अकेली नहीं हो। धारिणी ने भराई हुई आंखों से गाय की ओर देखा। इतने दुख के बाद पहली बार किसी ने उसे ऐसे बात की थी जैसे वह सच में उसकी पीड़ा समझता हो। सब कुछ छिन गया है मुझसे, जमीन भी, घर का सहारा भी, अब बचा ही क्या है जिसके लिए मैं जीऊं। गाय कुछ पल चुप रही, जैसे सही शब्द तलाश रही हो। फिर उसने शांत और भरोसे भरी आवाज में जवाब दिया। जब इंसान सब कुछ खो देता है तभी उसे असली रास्ता दिखाई देता है। जो छिन गया वह शायद बोझ था, जो बचा है वह तुम्हारी ताकत है। धारिणी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि बरसों से जमा हुआ बोझ भी बह रहा था। उसने पहली बार उस गाय की बातों को ध्यान से सुना। तू मेरी बात क्यों सुन रही है? तू तो एक जानवर है ना, फिर भी तेरे शब्द इंसानों से ज्यादा सच्चे लगते हैं। कभी कभी सच्चाई इंसानी आवाज में नहीं, सादगी में बोलती है। तुम्हारा दुख मुझे पुकार लाया है। उसी समय झाड़ियों में हलचल हुई। धारिणी चौंक गई। अगले ही पल एक बंदर उछलता कूदता वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर अजीब सी फुर्ती और आंखों में अपनापन था। अरे दादी, इतनी उदास क्यों बैठी हो? चेहरा ऐसा बना रखा है जैसे जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया हो। धारिणी हैरानी से कभी गाय को देखती, कभी उस बंदर को। आज उसके सामने एक नहीं, दो ऐसी बातें हो रही थी जिन्हें समझ पाना आसान नहीं था। हे भगवान, पहले तू फिर ये गाय, क्या मैं सच में होश में हूँ? डरो मत दादी, ये बंदर मेरा साथी है। हम दोनों तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। बंदर पास आकर पत्थर पर बैठ गया और गंभीर आवाज में बोला। दादी, रोने से जो खो गया है वह लौटेगा नहीं, लेकिन जो जिंदगी अभी बाकी है उसे नए सिरे से शुरू किया जा सकता है। धारिणी ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे ऐसा लगा कि अंधेरे में कहीं दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही है। वह नहीं जानती थी कि यह सच है या भ्रम, लेकिन उस पल उसे बस इतना एहसास था कि वह पूरी तरह अकेली नहीं है। बंदर की बात सुनकर धारिणी कुछ देर तक चुप बैठी रही। जंगल की हवा उसके चेहरे को छू रही थी, जैसे उसे हौसला दे रही हो। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब सच है या उसके टूटे मन का कोई खेल, लेकिन गाय और बंदर की बातों में ऐसा भरोसा था कि उसका डर धीरे धीरे कम होने लगा। दादी, तुम सोच रही हो कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे पास अनुभव है, मेहनत और दूसरों के लिए दिल में करुणा है। इन्हीं चीजों से इंसान दोबारा खड़ा होता है। धारिणी ने बंदर की ओर देखा। इतने दुख के बाद पहली बार उसे किसी ने यह एहसास दिलाया था कि वह बेकार नहीं है। अनुभव और करुणा से पेट नहीं भरता बेटा, जिंदगी चलाने के लिए कुछ चाहिए होता है। बंदर हल्का सा मुस्कुराया, जैसे वह इस सवाल के लिए पहले से तैयार हो। इसी जंगल के रास्ते से रोज कितने ही मुसाफिर गुजरते हैं, थके हुए, भूखे, रास्ता भटके हुए। अगर कोई उन्हें एक वक्त खाना दे दे और थोड़ी सी शांति दे दे तो वह सबसे बड़ी मदद होती है। धारिणी की आंखों में हल्की सी जिज्ञासा झलकने लगी। उसने पहली बार उस बात को गंभीरता से सोचा। तू कहना क्या चाहता है? क्यों ना इस रास्ते पर एक छोटी सी सराय बना दी जाए, जहाँ जो आए उसे खाना मिले, आराम मिले, बदले में जो मन करे दे जाए, ना लालच ना जोर। धारिणी यह सुनकर चौंक गई। यह विचार उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, लेकिन ऐसा रास्ता कभी नहीं सोचा था। और इसके लिए साधन कहाँ से आएंगे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है। गाय धीरे से आगे बढ़ी और शांत स्वर में बोली। जंगल में सब कुछ है दादी, लकड़ी भी, फल भी और वह शक्ति भी।
जो मेहनत से रास्ता बना देती है। अगर मन साफ हो तो रास्ता खुद निकल आता है। धारिणी ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे अपने भीतर कुछ जागता हुआ महसूस हुआ, जैसे किसी ने बुझती हुई आग में फिर से चिंगारी डाल दी हो। अगर ये रास्ता मुझे फिर से इंसान बना सकता है तो मैं कोशिश करने को तैयार हूँ। बंदर खुशी से उछल पड़ा और गाय की आंखों में भी संतोष झलकने लगा। जंगल के उस सुनसान रास्ते पर जहाँ कुछ देर पहले मौत का सन्नाटा था, अब एक नई शुरुआत की हल्की सी आहट सुनाई देने लगी थी। अगले ही दिन से धारिणी, गाय और बंदर ने जंगल के उस रास्ते पर काम शुरू कर दिया। सुबह होते ही वे तीनों लकड़ियां इकट्ठा करते, सूखी डालियां साफ करते और धीरे धीरे एक छोटी सी सराय का रूप देने लगे। धारिणी का शरीर कमजोर था, लेकिन उसके मन में फिर से जीने की चाह लौट आई थी। हर लकड़ी के साथ जैसे उसके भीतर का बोझ थोड़ा थोड़ा हल्का होता जा रहा था। दिन भर की मेहनत के बाद शाम ढलते ढलते एक साधारण सी लेकिन मजबूत झोपड़ी खड़ी हो गई। देखने में भले ही वह बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें अपनापन और सुकून था जो बड़े बड़े घरों में भी नहीं मिलता। दादी देखो तो सही, जो कल तक नामुमकिन लग रहा था आज खड़ा है। हिम्मत और मेहनत मिल जाए तो खाली हाथ भी कुछ बना सकते हैं। कुछ देर बाद उसी रास्ते से दो थके हुए मुसाफिर गुजरे। वे झोपड़ी को देखकर रुक गए। उनकी आंखों में हैरानी और राहत दोनों थी। माँ, यहाँ रुकने की जगह है क्या? सुबह से भूखे हैं। धारिणी ने बिना कुछ सोचे उन्हें भीतर बैठने का इशारा किया। उसने आग जलाई और जो थोड़ा बहुत था वही पका दिया। जो है वही खाइए, यहाँ कोई मेहमान नहीं, सब अपने हैं। मुसाफिरों ने खाना खाया तो उनके चेहरे पर सुकून साफ दिखाई देने लगा। वे जाते समय झुककर धन्यवाद कह गए। वह धन्यवाद धारिणी के लिए किसी इनाम से कम नहीं था। दादी देखा, बिना कुछ मांगे ही बहुत कुछ मिल सकता है। धारिणी ने दूर जाते मुसाफिरों को देखा। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद संतोष था। उसे महसूस हो रहा था कि जिसने उसे सब कुछ छीना था, उसी जिंदगी ने अब उसे एक नया मकसद दे दिया है। समय बीतने लगा और जंगल के उस रास्ते पर बनी छोटी सी सराय धीरे धीरे लोगों की जुबान पर आने लगी। जो भी मुसाफिर वहाँ रुकता वही सुकून और अपनापन लेकर आगे बढ़ता। धारिणी के हाथों का बना सादा भोजन और उसका व्यवहार लोगों के दिल में जगह बनाने लगा। हर दिन कोई नया चेहरा आता और जाते समय वही बात कहता कि इस रास्ते पर उन्हें पहली बार सच्चा आराम मिला है। धीरे धीरे यह चर्चा पास के गांवों तक पहुंच गई। लोग आपस में बातें करने लगे कि जंगल के रास्ते पर एक बूढ़ी औरत है जो बिना किसी लालच के मुसाफिरों की सेवा करती है और उसके साथ एक अजीब सा बंदर और एक शांत गाय भी रहती है। भाई, उस सराय में जो सुकून है वह कहीं और नहीं मिलता। लगता है जैसे अपनी माँ के हाथ का खाना खा रहे हो। और वहाँ कोई पैसा भी नहीं मांगता, जो मन करे दे दो या सिर्फ दुआ देकर चले जाओ। इन्हीं बातों का सिलसिला बढ़ते बढ़ते आखिरकार राजधानी तक पहुंच गया। एक दिन राजा अपने महल में टहल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। महाराज, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या कोई विशेष कारण है? मंत्री, मैंने जंगल के रास्ते पर बनी एक सराय के बारे में सुना है। कहते हैं वहाँ सेवा बिना किसी स्वार्थ के होती है। ऐसे समय में जब हर कोई लाभ ढूंढता है, यह बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। राजा कुछ पल चुप रहा, फिर उसने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई निर्णय ले चुका हो। अगर ये बातें सच हैं, तो मुझे खुद जाकर देखना होगा। सच्चाई सुनकर नहीं, देखकर समझ आती है। मंत्री ने सिर झुका दिया। उसी क्षण यह तय हो गया कि बहुत जल्द जंगल के उस रास्ते पर कोई खास मेहमान आने वाला। अगली सुबह राजा साधारण वेश में बिना किसी शाही पहचान के अपने मंत्री के साथ जंगल के उस रास्ते पर पहुंचा। दूर से ही उन्हें एक छोटी सी सराय दिखाई दी, जिसके आसपास अजीब सी शांति फैली हुई थी। न वहाँ कोई शोर था, न भीड़, लेकिन फिर भी वह जगह मन को खींच रही थी। राजा ने घोड़े से उतरकर चारों ओर नजर दौड़ाई और धीरे धीरे सराय की ओर बढ़ा। सराय के भीतर धारिणी चूल्हे के पास बैठी भोजन बना रही थी। गाय पास खड़ी शांत भाव से सब देख रही थी और बंदर फुर्ती से इधर उधर काम में लगा हुआ था। राजा यह दृश्य देखकर कुछ पल के लिए ठिठक गया।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई साधारण जगह है या कुछ और। आइए मुसाफिर, बैठिए, रास्ता लंबा रहा होगा। राजा हल्की मुस्कान के साथ भीतर आया और जमीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर न घमंड था न आदेश देने की आदत, बस जिज्ञासा थी। माँ, सुना है यहाँ बिना किसी स्वार्थ के भोजन कराया जाता है, क्या ये सच है? बेटा, जो यहाँ आता है वह मेहमान नहीं होता, का इंसान भगवान से कम नहीं होता, जो बन जाता है वही सबके लिए होता है। धारिणी ने सादा सा भोजन परोसा। राजा और मंत्री ने खाया। हर निवाले के साथ राजा के चेहरे पर संतोष गहराता चला गया। यह स्वाद सिर्फ भोजन का नहीं था, बल्कि सेवा और सच्चे मन का था। माँ, मैंने बड़े बड़े महलों में दावतें खाई हैं, लेकिन ऐसा सुकून कभी नहीं मिला। बंदर और गाय एक दूसरे की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराए। धारिणी ने राजा की आंखों में देखा और उसे पहली बार लगा कि सामने बैठा व्यक्ति कोई साधारण मुसाफिर नहीं है। तुम साधारण यात्री नहीं लगते बेटा, तुम्हारी आंखों में जिम्मेदारी का बोझ दिखाई दे रहा है। राजा कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और सिर झुका दिया। माँ, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और आज पहली बार मुझे समझ आया है कि सच्चा राज महल से नहीं बल्कि ऐसे दिलों से चलता है। यह सुनकर धारिणी स्तब्ध रह गई। बंदर और गाय शांत खड़े रहे, जैसे वे इस पल का इंतजार कर रहे हो। जंगल की उस छोटी सी सराय में उस दिन सिर्फ एक राजा नहीं बैठा था, बल्कि एक इंसान अपने भीतर की सच्चाई से रूबरू हो रहा था। राजा की पहचान सामने आते ही सराय में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। धारिणी का मन घबराया नहीं, बल्कि अजीब सी शांति से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस जगह को उसने टूटे दिल के सहारे बनाया था, वहीं एक दिन राजा भी साधारण इंसान बनकर बैठेगा। बंदर और गाय चुपचाप खड़े थे, जैसे आने वाले पल को महसूस कर रहे हो। माँ, मैं तुम्हारी सेवा और निस्वार्थ भाव से बहुत प्रभावित हूँ। ये सराय सिर्फ रुकने की जगह नहीं, बल्कि लोगों के लिए उम्मीद बन चुकी है। मैं चाहता हूँ कि राज्य की ओर ये तुम्हें इसका उचित सम्मान मिले। राजा ने अपने मंत्री की ओर इशारा किया। मंत्री ने आगे बढ़कर थैली खोली, जिसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। धारिणी ने उन्हें देखा, लेकिन उसकी आंखों में न चमक थी न लालच। तुम समझते नहीं हो, ये धन तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। इससे ये सराय और भी बड़ी बन सकती है। महाराज, हमें ये धन स्वीकार नहीं है। राजा चौंक गया। उसने पहली बार किसी को खुलेआम इनाम ठुकराते देखा था। महाराज, जो काम डर से या लालच से किया जाए वह सेवा नहीं होती। ये सराय धन से नहीं, भरोसे से खड़ी है। राजा कुछ कह पाता उससे पहले ही गाय आगे बढ़ी। उसकी आंखों में वही शांति थी जो धारिणी को तालाब के किनारे मिली थी। महाराज, इस सराय का मकसद बदल गया तो इसका अस्तित्व भी बदल जाएगा। इसे वैसा ही रहने दीजिए जैसा ये बनी है। राजा गहरी सोच में पड़ गया। तभी अचानक बंदर और गाय के चारों ओर हल्की सी चमक फैलने लगी। धारिणी ने घबरा कर देखा। अगले ही पल वह चमक तेज हो गई और पूरा दृश्य जैसे ठहर सा गया। जब रोशनी धीमी पड़ी तो वहाँ जो दृश्य था उसने धारिणी को भीतर तक हिला दिया। जहाँ कुछ पल पहले बंदर और गाय खड़े थे, वहाँ अब वीरन और माया खड़े थे। उनके चेहरे पर शर्म, आंखों में पछतावा और सिर झुके हुए थे। वीरन, माया, ये सब क्या है? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? वीरन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह आगे बढ़ा और धारिणी के चरणों में गिर पड़ा। दादी, हम ही थे, अपने लालच की सजा काट रहे थे। हमने आपकी बात नहीं मानी और उसी गलती ने हमें यह रूप दिया। आपकी सेवा करते करते ही हमें समझ आया है कि असली धन क्या होता है। दादी, हमें माफ कर दीजिए। जो रास्ता हमने चुना था वही हमें यहाँ ले आया। धारिणी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें गुस्सा नहीं था। उसने दोनों को उठाया और गले से लगा लिया। उस पल सराय में सिर्फ पछतावा नहीं था, बल्कि एक परिवार का दोबारा जुड़ना भी था। वीरन और माया को अपने सामने खड़ा देखकर धारिणी का मन कई भावनाओं से भर गया। एक ओर वह दादी थी जिसने अपने पोते को मरकर भी रोया था, और दूसरी ओर वह औरत जिसने उसी पोते के कारण अपना सब कुछ खो दिया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अब सिर्फ दर्द नहीं
बल्कि गहरी समझ और थकान भी थी। राजा यह सब चुपचाप देख रहा था। उसने अपने जीवन में बहुत फैसले लिए थे, लेकिन ऐसा दृश्य उसने कभी नहीं देखा था, जहाँ सज्जा से पहले आत्मबोध आ जाए। माँ, अगर तुम चाहो तो मैं उस आदमी को सजा दिला सकता हूँ जिसने तुम्हारे परिवार को इस रास्ते पर धकेला। राज्य का कानून तुम्हारे साथ है। नहीं बेटा, जिसने जो किया उसका हिसाब समय खुद ले लेता है। अगर मैं भी बदले का रास्ता चुनूं, तो मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। राजा ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार समझ आया कि सच्ची शक्ति आदेश देने में नहीं, बल्कि क्षमा में होती है। तुम दोनों ने मुझे बहुत दुख दिया है, लेकिन उसी दुख ने मुझे ये भी सिखाया कि जिंदगी का सहारा धन नहीं होता। अगर सच में पछतावा है, तो अब वही रास्ता अपनाओ जिस पर तुमने बंदर और गाय बनकर चलना सीखा। दादी, आपकी ये माफी हमारे लिए सबसे बड़ी सजा भी है और सबसे बड़ा वरदान भी। अब हम इसी सराय को अपना जीवन मानकर सेवा करेंगे। समय बीतता गया। जंगल के उस रास्ते पर बनी सराय अब सिर्फ रुकने की जगह नहीं रही थी, बल्कि लोगों के लिए सीख बन गई थी। वीरन और माया हर मुसाफिर को भोजन कराते समय अपने अतीत को याद करते थे, ताकि दोबारा कभी लालच उनकी आंखों पर पर्दा न डाल सके। इस कहानी की सीख कोई शब्दों में लिखी हुई सीख नहीं थी। यह सीख उस बूढ़ी औरत की चुप्पी में थी, उस सेवा में थी जो बिना मांगे की गई, और उस पश्चाताप में थी जिसने इंसान को फिर से इंसान बना दिया। क्योंकि जीवन में सब कुछ खो देने के बाद भी अगर इंसान के भीतर करुणा बची रहे, तो वही करुणा उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाती है।